हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, इस सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड गाइस, थैंक यू सो मच पिछली वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि आपको ये स्टोरी इतनी पसंद आएगी, लेकिन जब मैंने कल इस वीडियो को डाला और इसका रिस्पॉन्स देखा तो लिटरली मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई थी। और मैंने तो आपको टाइम दिया था कि अगर 2 दिन में इस पर 150 लाइक हो जाएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, लेकिन आपने 24 आवर भी नहीं होने दिए, उसके पहले ही इस पर 150 लाइक हो चुके थे। मैं इसका पार्ट कल ही लाने की सोच रही थी, लेकिन कल मुझे क्रूल फैथ को कंप्लीट करना था क्योंकि उसका लास्ट पार्ट ही बचा हुआ था, इसीलिए मैं कल इस पार्ट को नहीं लेकर आई। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था, आज मैं इस पार्ट को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आए और आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए वांगशान लवर्स के साथ, शान वांग लवर्स के साथ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो लास्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था। पहला देखा था हमने लेन वांगजी की लाइफ, थोड़ा सा लेन वांगजी की लाइफ का हमने कुछ पेज देखा था। सेकंड देखा था हमने वी फैमिली को, जो कि किंग था और पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड पर वो रूल करता था। थर्ड देखा था हमने यांगजी को, जो लेन वांगजी और विभूषण से नफरत करती है। लेन वांगजी और विभूषण का रिश्ता क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन शायद वी फैमिली को इस बारे में पता है और इसीलिए वो लेन वांगजी को ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए जब शिजेन ने वांगजी को देखा और उसने वी फैमिली को बताया कि उसने वांगजी को देखा है, तो सबके आंखों में होप थी कि उन्हें फाइनली वांगजी मिल चुका है। वहीं विभूषण, जिसकी आंखों में भी होप थी कि हाँ वांगजी से मिल गया है, लेकिन अब वो होप उसे टूटती हुई नजर आ रही थी क्योंकि सुबह से उन लोगों ने पूरे गांव में पूछ लिया था, लेकिन उन्हें वांगजी कहीं नहीं मिला। उन लोगों ने लगभग गांव के हर घर को ढूंढा था, हर घर में जा जाकर देखा था, हर पर्सन से पूछताछ कीजिए कि कहीं उन्हें लेन वांगजी नाम के किसी पर्सन को जानते हैं जिसके पास बेबी रहता है। उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या कोई लंजा को जानता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोगों ने मना कर दिया। और वहाँ पर एक कपल था जो कि जिसे विंग ऐसा विंग को लग रहा था कि उसे जानता है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ ज़्यादा याद नहीं रहा। जब उसने उससे पूछा तो उसने भी मना कर दिया कि वो लेनवांग जी नाम के किसी पर्सन को नहीं जानते। वो होप जो विभूषण को कल मिली थी, आज वो होप उसे टूटती हुई नजर आ रही थी। आज रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे वांग जी का कोई भी पता नहीं चल रहा था। उसके सैनिक भी गांव में ढूंढ रहे थे, गांव के चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वांग जी का कोई नामो निशान नहीं मिला था। उन्होंने सभी गाँव वालों से पूछा था कि क्या लेन वांग जी नाम का कोई पर्सन यहाँ पर रहता है, तो सभी ने मना कर दिया। और गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनकी सिर्फ ओमेगा मदर्स ही हैं और उनके बेबी के साथ रहती हैं, लेकिन उनमें से वांग जी नहीं था। और यही चीज़ विंग का दिल तोड़ रही थी। अभी वो अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था, जो बहुत ही ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था। उसने उस चांद की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, तुम मुझे कितने पनिशमेंट देने वाले हो? मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, लेकिन क्या तुम मेरे सामने रहकर मुझे पनिशमेंट नहीं देना चाहोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ़ करो, मैं आज तक खुद को ही माफ़ नहीं कर पाया हूँ। मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो ये पता नहीं चला कि उस वक्त मैंने ऐसा कर कैसे दिया, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता। गलती मेरी थी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। और इसी का फल मुझे मिला है कि तुम मुझे अब छोड़कर जा चुके हो और अब शायद तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते। नहीं तो मैंने तुम्हें पिछले 6 साल से ढूंढने की कोशिश की है। तुम मुझे मिल चुके होते, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। शायद तुम मेरे सामने ही नहीं आना चाहते। और आखिर तुम ऐसे पर्सन के सामने क्यों आना चाहोगे जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, जिसने तुम्हारे भरोसे को किसी कांच के गिलास की तरह बस चूर चूर कर दिया। तुम कहते थे कि विश्वास बस एक ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल किसी पतली डोर की तरह या फिर एक कांच के गिलास की तरह होती है। दोनों में से अगर कोई भी टूट जाए तो वो वापस नहीं बन पाता, और अगर वो वापस भी बनता है तो उसमें क्रैक रह जाते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया और तुम पर शक किया। मेरी वजह से तुमने शायद बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन अब मैं उन सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पनिश करो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें मेरे सामने आना होगा। क्या तुम मुझसे अब इतनी नफ़रत करने लगे हो कि तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते? अगर टीचर ने तुम्हें देखा है तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जानबूझकर मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें नहीं ढूँढ पाऊँ। लेकिन मैं तुम्हें ढूँढ कर रहूँगा लंजा, और ये मेरा कोई जुनून नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। और अगर तुम इसे पागलपन कहो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारी माफ़ी मांगने के लिए हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो तुम मुझसे करने के लिए कहोगे। मैं तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपने सिर को झुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहिए, क्योंकि उस कोल्ड हार्ट को सिर्फ तुमने धड़कना सिखाया है। अगर तुम मेरे लाइफ में ना आए होते तो आज ये विभूषण वो विभूषण नहीं होता जो ये आज है। आज ये फिर से वही विभूषण हो चुका है जो 6 साल पहले था। लेकिन जब तुम मेरे साथ थे तो मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में रंग है, मेरी लाइफ बेरंग नहीं है। मेरे पास फैमिली होते हुए, इतनी बड़ी वेल्थ होते हुए, इतना बड़ा परिवार होते हुए मुझे वो खुशी कभी नहीं मिली जो मुझे तुम्हारे साथ मिली थी। मैं बेवकूफ़ था उस वक्त जब मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि एक रिश्ते में विश्वास कितना ज़रूरी होता है। और अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो मुझसे करने के लिए कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। अगर तुम इस गाँव में हो तो भी मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा, और अगर तुम इस गाँव में नहीं हो, तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुमसे माफ़ी मांगूंगा, और तुम्हारे माफ़ करने तक मैं इंतज़ार करूंगा। और ये इंतज़ार अगर मुझे अपनी आखिरी सांस तक भी करना पड़े तो मैं करूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैंने गलती की है उसकी शायद यही सज़ा है। लेकिन क्या तुम मुझसे मूव ऑन कर गए लंजा? तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन उस विश्वास को तो मैंने ही तोड़ दिया। कहा तो मैंने भी था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने अपने प्यार को पूरे शिद्दत के साथ निभाया। लेकिन मैं उस प्यार को निभाने में हर बार कामयाब नहीं रह पाया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, और मैं तुम्हारे और हमारे प्यार को इस कदर निभाऊंगा कि तुम खुद को ग्रेटफुल महसूस करोगे। तुम कभी उस वक्त को याद नहीं करोगे जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया था। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। ये बोलकर विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे रिग्रेट हो रहा था, और हो रहा था पिछले 6 साल से। वो पिछले 6 साल से पछता रहा था उसने जो कुछ भी किया था। लेकिन अब उसे अपने लाइफ में लंजा वापस चाहिए, और इस बार उसे लंजा का विश्वास नहीं तोड़ना, उसे इस बार लंजा का विश्वास बनाना है। वो चाहता है कि लंजा उस पर विश्वास करे और वो फिर से एक फैमिली की तरह रहे। वो वांग जी के साथ एक फैमिली बसाना चाहता है, क्योंकि सिर्फ वांग जी के साथ वो खुश रहता है। हाँ, उसके माँ है, बाबा है, भाई हैं, और उसके इतने सारे लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं। लेकिन जो खुशी उसे वांग जी के साथ मिलती है, जो विंग वांग जी उसमें दिखाता है, उसे और कोई नहीं दिखा सकता, उसके माँ बाबा भी नहीं। और विंग उसी विंग को फिर से जीना चाहता है, इसीलिए उसे वांग जी वापस चाहिए, और वांग जी की माफ़ी मांगने के लिए वो कुछ भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से कॉटेज में एक और पर्सन था जो इसी तरह चांद को देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं था। उसने उसी चांद की तरफ देखते हुए मन में सोचा, कुछ भी हो जाए मैं उस परिवार को माफ़ नहीं करने वाला। जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे अपने उस वक्त सबकी ज़रूरत थी, लेकिन सबने मुझसे अपना मुंह फेर लिया। तो अब मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पर इतना डिपेंड हूँ कि मैं अपने बेटे को पाल सकता हूँ, अपने बेटे को एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बना सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। मेरी जब तक आखिरी सांसें चलेगी मैं अपने बेटे के साथ रहूँगा, और ना ही मैं उस फैमिली की तरफ देखूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कोई रिग्रेट है। अगर उन्हें अपने किए धरे पर कुछ रिग्रेट होता तो आज मुझे ये बातें नहीं सुनने को मिलती कि किंग उसकी क्वीन से बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि किंग दूसरी कॉन्क्यूबाइन तक नहीं रखना चाहते। और वो किंग किसी से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आखिर वो है तो एक अल्फा ही, और वो कह रहा है कि उसे कोई कंक्यूबाइन नहीं चाहिए। लेकिन जब
ये दुनिया उससे सवाल पूछेगी, जब कल्टीवेशन वर्ड उसका हायर मांगेगा तो मुझे यकीन है वो दूसरी कॉन्क्यूबाइन रखेगा जैसे उसने एक रख रखी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ, और अगर उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के रास्ते में आने की कोशिश की तो इस बार मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो वीक लिंक मांझी नहीं हूँ जिसको उन लोगों ने तोड़ दिया था। मैं अपने बेटे का ख्याल रख सकता हूँ और खुद का भी रख सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी भी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए काफ़ी हूँ और अपने बेटे को मैं ऐसे पालूँगा कि वो आगे जाकर कुछ ऐसा ना करे जिससे उसके लाइफ पार्टनर को कोई ठेस पहुँचे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रिश्ता जब टूट जाता है तो उस रिश्ते को भले ही वापस जोड़ लिया जाए, लेकिन उस रिश्ते में जो गांठ रह जाती है वो पूरी लाइफ नहीं खुल पाती। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो, ना ही मेरे बेटे के पार्टनर के साथ। बस कुछ दिन की बात और है, और जब मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊँगा तो वो अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। कल से मैं क्लासेस लेने नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो विज़ान की तरफ देखता है और जाकर उसे हक कर लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो होने वाला है, उससे कुछ दूर जा रहा है। उसे डर लग रहा था। वो भले ही कितना ही मना कर ले, लेकिन 6 साल पहले जो उसकी लाइफ थी, जो उसकी लाइफ में लोग थे, वो उन्हें नहीं भूल पाया है। वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है। पिछले 6 साल से उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है, ताकि वो जब भी ये लोग फिर से उसके सामने आए तो वो इनका मुकाबला कर सके, इनका सामना कर सके। लेकिन अब जब वो इन लोगों की सिर्फ बातें सुन रहा है, आज जब उसने उस पर्सन को देखा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सेल्फ कंट्रोल खुद पर से लूज़ हो रहा था। वो उस पर्सन को टाइटली हग करना चाहता था, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे स्ट्रॉन्ग रहना होगा, उसके विज़ान के लिए उसे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। लेकिन उसे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ की कोई प्रीशियस चीज़ उससे दूर जा रही है। उसने विज़ान को टाइटली हग कर लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगला दिन लग चुका था और उस बहुत बड़े से एक मेंशन में जहाँ पर वी फैमिली रुकी हुई थी, वहाँ पर सभी लोग गार्डन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और यहाँ पर यांगजी भी थी। लेकिन यांगजी पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। शिचेन की गोद में उसका न्यूबॉर्न बेबी था जिसके साथ वो खेल रहा था, और चेंग शिचेन को देखकर चेंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। वहीं मैडम यू और वीफेमियान कुछ बातें कर रहे थे और विजान बस कहीं खोया हुआ था। वहीं यांगजी जो इन सबको देख रही थी, वो बातें करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा था। वो शिचेन के बेबी के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिचेन जैसे एक प्रोटेक्टिव मदर की तरह कभी भी यांगजी को उसके पास नहीं आने दे रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये लेडी क्या कर सकती हैं। इसीलिए वो अपने बेबी को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। उसने अपने बेबी को सिक्योरली अपने पास रख रखा था, और लेनफी जो कि शिचेन की एक पर्सनल सर्वेंट थी, वो भी उन्हीं के पास खड़ी हुई थी। सब कुछ बहुत पीसफुल था। अभी बसंत का मौसम था तो पेड़ लगे हुए थे उस गार्डन में, तो पेड़ों से ब्यूटीफुल फ्लावर्स गिर रहे थे जिससे वो सीनरी जो थी वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सब लोग पीसफुली अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ टूटने की, किसी के चिल्लाने की। और ये सुनकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं, और इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता है, एक उड़ता हुआ आदमी वो टेबल जहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे उस पर आकर गिरता है, और वो टेबल टुकड़ों में चूर चूर हो जाती हैं। और वहीं चेंग ने, पूरी फैमिली ने देखा, चेंग ने शिचेन को तुरंत अपनी बाहों में ले लिया और उस टेबल से पीछे हट गया, क्योंकि चेंग के बाहों में उसका बेबी था। वो उसके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहता। वहीं दूसरी तरफ फेंग मैन ने भी तुरंत मैडम यू को सिक्योरली अपनी बाहों में लेकर वो भी 2-3 कदम पीछे चले गए। वे विंग जिसने यांगजी के हाथ को पकड़ा और उसे लगभग पीछे खींच लिया। हालांकि विंग ने यांगजी को हग नहीं किया, उसने सिर्फ उसके हाथ को पकड़ा था। और सभी लोग बस डरी हुई निगाहों के साथ उस पर्सन की तरफ देख रहे थे जो लगभग ब्लीड कर रहा था, उसके माउथ से खून निकल रहा था। उसने अपने चेस्ट पर हाथ रख रखा था, जैसे बहुत बुरी तरीके से उस पर हमला हुआ हो। और ये देखकर सभी लोग शॉक थे, और विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, किसकी हिम्मत हुई तुम पर हमला करने की? क्या उस पर्सन को अपनी जान प्यारी नहीं है कि उसने यहाँ आकर तुम पर हमला किया? ये बोलकर वो घूमकर बाहर जाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाता, वहाँ से एक पर्सन जिसने फुल वाइट रोब्स पहन रखे थे, सिर पर 4-8 रिबन था, और हमेशा की तरह उसकी वेस्ट पर वो जेड वेस्ट बैंड लगा हुआ था, और वो
अपने फुल ऑरा के साथ अंदर चल कर आ रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी की आंखें लाल हो रही थी। उसके एक हाथ में उसकी बीचिन थी जिस पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाल उसके चलने के साथ ही हवा में लहरा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉड ऑफ वॉर चल कर आ रहा हो। ऐसे ही लेन वांग जी को हंग वांग जुन द लाइट बेरिंग लोड नहीं कहा जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली ही चल कर आ रही हो। और सभी लोग ये देखकर शौक थे। शिचेन को तो पता था क्योंकि उसने देखा था, तो पर शौक वो भी था कि वांग जी यहाँ क्या कर रहा है, जिसे वो ढूंढने की पिछले 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वांग जी नहीं मिला। गांव वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वांग जी यहाँ रहता ही नहीं है, तो वांग जी यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस हालत में, इतने गुस्से में। मैडम और जेंगफिंग में हमें शौक थे। सबसे ज़्यादा शौक था वूशियान, जो अभी भी सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। इस पर्सन को उसने 6 साल बाद देखा है। वूशियान को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाए और वांग जी को हक कर ले एक पल के लिए। वहाँ पर जैसे सब कुछ रुक चुका था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। वांग जी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर उन सबकी तरफ घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो हुई थी। उसकी बीचिन पर उसके पकड़ बहुत ज़्यादा टाइट थी, इतनी टाइट कि बीचिन पर जो पीछे उसकी डिज़ाइन हो रखी थी वो जेड की बनी हुई बीचिन थी, तो उस पर जो डिज़ाइन थी उससे वांग जी के हाथ पर कट लग रहा था, लेकिन वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथों से खून बह रहा था, या बाहर जो उसने गार्ड से लड़ाई की थी उस वजह से चोट वांग जी को भी लगी थी, लेकिन इससे वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उन सब लोगों को घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर तक यही सब चला। सभी लोग एक दूसरे की तरफ बस सरप्राइज होकर देख रहे थे, और सबसे पहले होश में आया वो वांग जी था। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपनी नज़रों को घुमाकर चारों तरफ देखा, और उसकी नज़र गई विभूषण पर, जिसने यांग जी के हाथ को पकड़ रखा था। वही यांग जी जो ये सब कुछ देख रही थी, उसके फेस पर भी एक स्मिक आ गया था, क्योंकि वो जो करना चाहती थी शायद वो हो चुका था, और वो सुबह से इसी का तो वेट कर रही थी। इसलिए तो आज उसने सबके साथ ब्रेकफास्ट ज्वाइन किया था, क्योंकि पिछले 6 साल से या फिर वी फैमिली यांग जी को अपने साथ बैठाकर ब्रेकफास्ट ज्वाइन नहीं करने देती। यांग जी अपना ब्रेकफास्ट ज़्यादातर अपने रूम में ही करती है, लेकिन आज उसने इंसिस्ट कर कर वो यहाँ पर बैठी थी। उसने कहा था कि वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती है, और गार्डन में आज माहौल बहुत अच्छा है, बसंत है, अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो उसे भी बाहर बैठकर इस सिनेरियो को एंजॉय कर रहा है, तो इसीलिए वो भी सबके साथ बैठी थी। पर शायद उसकी इंटेंशंस कुछ अलग थी। वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, और उसने जब वांग जी को देखा तो उसने जानबूझकर वीन को पीछे से टाइटली हक कर लिया। उसने वीन की उस बाह को टाइटली पकड़ लिया और अपने फेस को जैसे एक डरी हुई लड़की की तरह वीन के पीछे छुपा लिया। लेकिन वीन को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था, वो बस वांग जी को देख रहा था। उसे नहीं पता कि उसे अभी क्या फील करना चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए। वो बस खड़ा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वांग जी एक बिजली की रफ्तार के साथ विंग के पास आया, और उसने विंग की कॉलर को पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, विभूषण, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? कहाँ है वो? मुझे अभी के अभी मेरा विजान वापस चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। कहाँ है मेरा विजान? ये बोलकर वो विजान का नाम लेने लगता है, और उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी, जैसे वो विजान तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। वही सभी फैमिली मेम्बर्स जो वांग जी को देख रहे थे, वांग जी के यहाँ आने की खुशी उन्हें हो रही थी। वो सरप्राइज थे कि वांग जी यहाँ कैसे आ गया, वो यहाँ कर क्या रहा है। जो वांग जी पिछले 6 सालों से मुझे छुप रहा था, वो वांग जी आज उनके सामने कैसे आ सकता है। यही सोचकर सभी लोग सरप्राइज थे, लेकिन जब उन्होंने वांग जी को यहाँ देखा तो एक पल के लिए वो सभी लोग शॉक हो गए। और जब वांग जी ने विंग की कॉलर को पकड़कर झकझोरा और उससे वो सवाल पूछा, तब जाकर सब लोगों को होश में आया। वही विंग जिसे अब जाकर होश में आया था, उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, कौन विजान? और तुम ये क्या कर रहे हो? मैं विजान को क्यों लेकर आऊँगा? ये सुनकर वांग जी का गुस्सा जो पहले ही बहुत ज़्यादा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। उसने विंग को लगभग पुश किया, और विंग पीछे जाकर एक दीवार से टकराया, और वो पुश बहुत ज़्यादा था। विंग को चोट लग गई होगी, लेकिन वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर से विंग के पास गया, जो अब दीवार के सहारे खड़ा था, और उसे चोट तो लगी थी क्योंकि उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था। वांग जी ने फिर से उसके कॉलर को पकड़ा और उसे फिर से लगभग उसकी नेक को प्रेस करते हुए कहा, मैंने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तुम्हें क्या लगा 6 साल पहले जैसे तुमने मुझे तोड़ा था, तो तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वो सिर्फ मेरा है, उसका तुम पर कोई हक नहीं है। इसीलिए अभी के अभी मेरा विज़ान मुझे वापस दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ है, मैं तुम लोगों को मारने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। मेरा बेटा कहाँ है? ये बोलकर वो फिर से विज़ान के नाम को पुकारता है, जिसे विज़ान उसका नाम को सुन ले। लेकिन वहाँ पर सभी लोग कन्फ्यूजन में खड़े थे। हालांकि वांग जी की बातों से उन्हें कोई हर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी जिस सिचुएशन में है अभी शायद वो समझ रहे हैं। हुसैन खुद एक मदर है, तो शायद वो समझ रहा है कि विजान को कुछ हुआ है, और उसकी गलतफहमी वांग जी को ऐसे हुई कि विंग ने उसके साथ कुछ किया है, इसीलिए वो यहाँ आया है। और चेंग फेंग मियान और मैडम यू भी समझ रही थी, क्योंकि वांग जी के साथ पिछले 6 साल में जो कुछ हुआ, अगर वांग जी यहाँ आकर ये सब भी करेगा तो भी उन्हें कुछ हर्ट नहीं होगा, और ज़्यादा उन्हें खुशी होगी कि वांग जी खुद के लिए स्टैंड ले रहा है। वो वांग जी का आउटब्रस्ट हो रहा है, और वो सभी चाहते हैं कि विंग की ऐसी ही हालत हो, विंग को बहुत ज़्यादा पनिश करे वांग जी। लेकिन विजान, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विजान कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मेरे गले को जोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रहा। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वांग जी ने उसके नेक को प्रेस किया हुआ था। अभी ऐसा लग रहा था जैसे ये वांग जी है ही नहीं जो 6 साल पहले था, क्योंकि ये बिल्कुल अलग लग रहा था। वही यांग जी जो ये सब देख रही थी, और उसके फेस पर स्मिक था। उसी स्मिक के साथ वो आ गया। उसने वांग जी को पुश करते हुए कहा, लेन वांग जी, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे हस्बैंड को टच करने की? तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हो, और तुम्हारे उस बेटे को हम क्यों लेकर आएंगे? कह रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, वी वुशन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने पिछले 6 साल पहले जो मेरे साथ किया था, वो तुम्हें मैं मेरे बेटे के साथ नहीं करने दूंगा। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे अपना बेटा चाहिए। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है उसे यहाँ बुलवाने की? ये सुनकर विंग कन्फ्यूज था। उसने यांग जी के उस हाथ को छुड़ाया जिसने यांग जी ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। उसने उसे छुड़ाया और वो वांग जी के पास जाने लगा। यांग जी से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग ने यांग जी की तरफ घूर कर देखा, और यांग जी 2 कदम पीछे चली गई, क्योंकि जिस तरह से विंग यांग जी की तरफ घूर कर देखता है, उसी वक्त यांग जी को ऐसा लगता है जैसे विंग के चारों तरफ से ब्लैक स्मोक निकलने लगा है, इसलिए वो दूर हो गई। वही विंग वांग जी के पास गया, और वांग जी जो अभी तक चिल्ला रहा था, उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। उसका बेटा उसके पास नहीं था, और उसे ये तक नहीं पता कि विजान कहाँ है। यही सोचकर अब उसे वो जैसे टूट रहा था। विंग उसके पास गया। उसने उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, लंजा, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि विजान कहाँ है। मैं तो जानता तक नहीं हूँ कि विजान कौन है, तो मैं उसे यहाँ क्यों बुलवाऊंगा? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, अगर यहाँ नहीं है तो वो है कहाँ? तुम्हारे आदमी सुबह मेरे पास आए थे और ज़बरदस्ती मेरे विजान को यहाँ पर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें बुलाया है। कहाँ है मेरा बेटा? मुझसे झूठ बोलने की तुम हिम्मत भी मत करना। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, विजान मेरे पास नहीं है। मैं उसे नहीं लेकर आया, और मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उसे यहाँ पर क्यों लेकर आऊँगा? यह सुनकर अब वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी होप थी वो टूट रही थी, इसीलिए उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके घुटनों ने जवाब दे दिया। वो अपने घुटनों पर ज़मीन पर गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसकी ऐसी हालत देखकर पूरी फैमिली जैसे टूट गई थी। विंग वांग जी के सामने ही बैठ गया। उसने वांग जी के शोल्डर को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, लंजा, मुझे बताओ क्या हुआ है? आखिर तुम्हें किसने कहा कि विजान को मैंने लिया है, और कौन थे वो लोग जो तुम्हारे पास आए थे? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, और उसके बाद वांग जी ने जिसे बताना स्टार्ट किया। आज जैसा कि वांग जी ने कल रात डिसाइड किया था, वो आज बच्चों को क्लासेस देने नहीं जाने वाला था। ये बात उसने शिनचैन को पहले ही बता दी थी। उसने उसे बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू बता दिया था कि वो अगले कुछ दिनों तक बच्चों को क्लासेस नहीं देगा, और इसका ध्यान अब शिनचैन को रखना होगा। शिनचैन ने भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जताई थी, क्योंकि शायद शिनचैन जानता था कि वांग जी के पास्ट में क्या हुआ था, इसीलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए आज वांग जी जब सुबह उठा तो उसने विजान को तैयार किया। उसके बाद दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, और आज वांग जी अपने पीछे वाले फार्म में काम करने चला गया। वो
कुछ कर रहा था वहाँ पर, और विजान अपने उन बनीज के साथ खेल रहा था। वांग जी घर के पीछे की साइड था और विजान घर के थोड़े आगे की साइड था, बनीज के साथ खेल रहा था, उनके साथ भाग रहा था, और इसके साथ ही वो वांग जी से बातें भी कर रहा था, और वांग जी सुन रहा था और उसके सवालों का जवाब दे रहा था। लेकिन और विजान है जो गिगल कर रहा था, जिससे वांग जी को पता चल रहा था कि हाँ, विजान उन रेबिट्स के साथ खेल रहा है। लेकिन अचानक से विजान की आवाज़ आना वांग जी को बंद हो गई। पहले तो उसे लगा कि शायद विजान कुछ कर रहा होगा या फिर घर के अंदर चला गया होगा, इसलिए उसे आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जब 15 मिनट तक भी उसे विजान की आवाज़ नहीं आई तो उसने विजान को पुकारा। लेकिन जब एक बार पुकारने से भी विजान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा पुकारा, दोबारा भी कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से तीसरी बार पुकारा, लेकिन जब तीसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया तो उसे डर लगने लगा। उसने अपने काम को वहीं पर छोड़ा और वो घर के सामने की तरफ आ गया, और सामने जो देखा उसने उसकी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि सामने 3-4 आदमी खड़े हुए थे। सभी ने ब्लैक रोब्स पहन रखे थे और सबके फेस पर मास्क था, जिसकी वजह से वांग जी को उनका फेस नहीं दिख रहा था। लेकिन उनमें से एक पर्सन ने विजान को टाइटली होल्ड कर रखा था और उसके फेस पर अपने हाथ को रख रखा था ताकि विजान चिल्ला ना पाए, और शायद वो उसे वहाँ से ले जा रहे थे। और ये देखकर वांग जी की मुठ्ठियाँ बिछ के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत अपनी बीचिन को समन किया और अपनी बीचिन को खोलकर उन लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्या कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। छोड़ो मेरे बेटे को, विजान! ये बोलकर उसने उन लोगों की तरफ देखा, लेकिन उनमें से जो शायद उनका लीडर था उसके फेस पे स्मिक आ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और जैसे जानबूझकर इनोसेंटली एक्ट करते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। किंग इसे बुला रहे हैं। किंग ने कहा है कि उन्हें ये बच्चा चाहिए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। किंग ने इसे बुलाया है और हम लेकर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बोलकर उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी उन्हें रोकने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए आगे आ रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक ने वांग जी के सामने कुछ फेंका, जिससे वहाँ पर धुआं धुआं हो गया। और उसके बाद वांग जी, वो धुआं जब हटा तो वांग जी ने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, और ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था, सरप्राइज था, और सबसे ज़्यादा तो गुस्से में था। और बस उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, किंग ने विजान को वहाँ पर बुलाया है, किंग को विजान के साथ चाहिए। यही सोचकर वांग जी की मुठ्ठियाँ बिछ रही थी, इसीलिए वो यहाँ आया था। और यह रास्ते में वहाँ घर पर जब आया तो वो गार्ड से, जब वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो वो गार्ड से रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद वो जानते नहीं थे कि वांग जी कौन था। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उन गार्ड्स को हर्ट करना पड़ा। और ये सब सुनकर विंग शॉक था, क्योंकि वो तो विजान को जानता तक नहीं है। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वांग जी इस गांव में रहता है या नहीं, क्योंकि उसने कल पूरे गांव में पता लगाया था कि वांग जी नाम का यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि वांग जी ने अपना नाम यहाँ बता ही नहीं रखा था। वांग जी को सब लोग यहाँ हुआंग जुन के नाम से जानते थे। वांग जी ने अपना लेन वांग जी लंजा नाम किसी को नहीं बताया था, और विजान भी सिर्फ शिचेन और शुयंग के सामने ही वांग जी को लंजा बुलाया करता था। गाँव वालों के सामने वो वांग जी को मम्माई बुलाया करता था, इसीलिए गाँव वालों को किसी को वांग जी का असली नाम नहीं पता था। और अभी विंग ने जब ये सब सुना तो उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, मैं मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो। मैंने विजान को नहीं बुलाया, मैं उसे नहीं जानता। अगर मुझे उसे बुलाना होता तो मैं खुद तुम्हारे पास आता। मैं अपने आदमियों को वहाँ क्यों भेजता? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम रहते कहाँ हो, तो मैं अपने आदमियों को वहाँ पर क्यों भेजूँगा? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी होप खो रही है। उसका विजान बस 5 साल का है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में होगा तो वो वांग जी को बुलाएगा कैसे? वांग जी उसकी हेल्प कैसे करेगा? वांग जी यही सब सोच रहा था। वहीं यांग जी जो देख रही थी कि विंग वांग जी की थोड़ा क्लोज हो रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उन दोनों के बीच आए। उसने वांग जी और विंग को अलग किया और उसने विंग के जैसे शोल्डर को बिल्कुल किसी अपनी रिस्पॉन्सिबल वाइफ की तरह पकड़ते हुए कहा, लेन वांग जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हर किसी एक्सक्यूज लेकर यहाँ पर आ गए। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सिर्फ मेरे हस्बैंड के पास आना था? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के हस्बैंड को टच करते हुए, किसी के हस्बैंड को मैनिपुलेट करते हुए? तुमने जानबूझकर ये सब किया है। और तुम्हारा बेटा भी सिर्फ तुम्हारे लिए भाग गया होगा, जैसे तुम 6 साल पहले भागे थे। पता नहीं वो कहाँ किसके साथ होगा, और तुम उसका इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड पर लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है कौन है? ये किंग है और मैं क्वीन हूँ। क्वीन होने के नाते मैं तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दे सकती हूँ। पता नहीं तुम्हारा बेटा कहाँ भाग गया, किसके साथ होगा, उसे पता नहीं कैसे कैसे शौक होंगे, और उसका इल्ज़ाम तुम मेरे हस्बैंड पर लगा रही हो।
और तुम इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, एक गुस्से वाला वांगजी उसके सामने आया और अगले ही पल यांगजी पिलर और वांगजी के बीच में बिल्कुल सैंडविच बनी हुई थी। यह कहेगी यांगजी की बीचिन की सॉरी वांगजी की बीचिन के बीच में यांगजी थी, क्योंकि यांगजी के पीछे पिलर था, बीच में यांगजी थी और यांगजी की नेक पर वांगजी की बीचिन थी, जिसको उसने टाइटली यांगजी की नेक में प्रेस कर रखा था। और वांगजी की आंखों में गुस्सा था। उसने घूर कर यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, सो कोल्ड क्वीन, अपना एक गुस्सा मेरे सामने दिखाने की हिम्मत भी मत करना। और तुमने क्या कहा? मेरे बेटे को पता नहीं क्या क्या शौक होंगे। मेरा बेटा घर से भाग गया होगा जैसे 6 साल पहले मैं भागा था। और मेरे कैरेक्टर के बारे में उंगली उठाने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारे हस्बैंड को छूना चाहा। मैंने कोई झूठा बहाना लेकर मैं यहाँ आया और तुम्हारे हस्बैंड पर मैंने डोर डालने की कोशिश की। तो एक बात याद रख लो, मुझे किसी की फेंकी हुई चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारे हस्बैंड में इंटरेस्ट है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचता है। 6 साल पहले जो कुछ भी मैंने किया, मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूँ, शादी मेरी हो रखी थी, बीच में आने वाली तुम थी। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम वो थी कैरेक्टर लेस पर्सन, तुम थी जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो पर्सन शादीशुदा है, फिर भी तुम हमारे रिश्ते के बीच में आए। तुम्हारी वजह से एक शादीशुदा कपल के बीच में झगड़े हुए उनका घर टूट गया। और तुम मुझसे कह कैसे सकती हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस फैमिली में कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि ये किसी को हक नहीं है कि कोई मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में बताए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है। और अगर तुमने एक बार और मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बीचिन जो भी तुम्हारी नेक के बाहर है, ये बीचिन तुम्हारी इस नेक को तुम्हारी बॉडी से अलग करने में एक पल नहीं लगाएगी, क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ भी सुन सकता हूँ, लेकिन अगर बात मेरे बेटे पर आए तो मैं किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतना गिरा हुआ हूँ किसी की चीज़ पर मैं नज़र डालूंगा? और वैसे तरस मुझे तुम पर आता है, क्योंकि वो तुम थी जिसने मेरी झूठी चीज़ को अपनाया था। तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि विभूषण इस लेन वांगजी का हस्बैंड था। लीगली रिचुअली शादी हम दोनों की हुई थी, बीच में आने वाली तुम थी। तो अगर कोई हाउस ब्रेकर मैं तुम्हें कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। भले ही अब तुमने इसके दिल में जगह बना ली हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे दिल में उस पर्सन के लिए कुछ नहीं है। और यह कहे कि है तो सिर्फ नफ़रत है। मैं नफ़रत करता हूँ विभूषण से और इस फैमिली से। तो इस बारे में सोचना भी मत कि मैं किसी झूठे बहाने से यहाँ पर आया हूँ। और अगर मेरे बेटे के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ हुआ वी यांगजी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये लेन वांगजी इतना शांत दिखता है, ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तुम्हें लगता था कि लेन वांगजी शांत है, वांगजी बेवकूफ़ है, तो तुम जो चाहे उसके साथ कर सकती हो। लेकिन नहीं, ये वांगजी बदल चुका है। अब इस लेन वांगजी को खुद के लिए स्टैंड लेना भी आता है, इस वांगजी को खुद के लिए लड़ना भी आता है। और अगर कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे तो उन लोगों को मुझे जवाब देना भी आता है। तो तुम अपनी हद में रहो और भूलो मत कि मेरी फेंकी हुई चीज़ को तुमने अपनाया है। विभूषण मेरा झूठा था जिसे तुमने अपनाया है। कॉन्क्यूबाइन बनकर तुम मेरी लाइफ में आई थी। तो अपनी इस ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखो। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका प्रूफ ये लोग मुझे 6 साल पहले ही दे चुके हैं। ये बोलकर वांगजी ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ और अगर मेरे बेटे को कुछ भी होने में तुम में से किसी का भी हाथ निकला, तो ये लेन वांगजी किंग हो, क्वीन हो या किंग के पेरेंट्स हो या कोई मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरी जान है, वो मेरी ज़िंदगी है। अगर उसे कुछ हुआ तो पहले मैं तुम सबको मारूंगा और उसके बाद खुद की जान लेकर मैं अपने बेटे के पास चला जाऊंगा।
ये बोलकर वो एक बार और यांग जी की नेक पर उस बीचिन को प्रेस करता है। उसकी वजह से यांग जी की नेक से अब खून निकलने लगा था और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बस इस सीन को शौक में, हर्ट में देख रहे थे। उन्हें यह तो पता था कि वांग जी जब भी उन्हें मिलेगा तो वांग जी का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं लगा था कि जब वो इस चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे तो उन्हें इतना हर्ट होगा। आज पहली बार उन सबके आंखों में आंसू थे। लिटरली वहाँ पर जितने गार्ड्स भी खड़े थे उनके आंखों में आंसू थे। जो गार्ड्स पहले वांग जी को जानते थे उनकी आंखों में आंसू थे। श्री चेंग, मैडम यू, वी फेंग म्यान और विभूषण, सबकी आंखों में आंसू थे। सब लोग वांग जी की बातों का मतलब समझ पा रहे थे। वांग जी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। और अब जब उन लोगों ने ये सुन लिया है, बस वी के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, मेरे दिल में अब उस पर्सन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और अगर फीलिंग्स भी है तो वो नफ़रत की है। मैं विभूषण से नफ़रत करता हूँ और इस दिल में उसके लिए फिर से कभी जगह नहीं होगी। यही चीज़ें बस वी के दिमाग में चल रही थी। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने उसे छोड़ दिया था। उसने सबकी तरफ देखा। वांग जी 2 कदम पीछे गया। वो वहाँ से निकलने वाला था लेकिन वो रुका। उसने फिर से उन सबकी तरफ देखा और एक डीप 90 डिग्री बो किया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, किंग और क्वीन, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपके पीसफुल ब्रेकफास्ट को डिस्टर्ब कर दिया हो तो, क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि मेरे बेटे को आपने यहाँ पर लाया है। लेकिन अब जब मेरी ये गलतफहमी क्लियर हो गई है तो आप अपनी फैमिली के साथ और किंग आप अपनी क्वीन के साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी खबर हुई कि मेरे बेटे के गायब होने में आप लोगों का हाथ है तो याद रखना, यह लेन वांग जी किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वही विंग जो ये सब सुन रहा था, वो वांग जी की हर बात को सुन रहा था। उस हर बात को अपने जहन में जैसे उतार रहा था। उसे वांग जी की बातों से हर्ट हो रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि वांग जी से ये सब कह रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर। इस वांग जी की इस हालत का जिम्मेदार वो है। वांग जी 6 साल पहले जो पर्सन हुआ करता था, आज वांग जी की वो पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और उसने अपने लंजा को जैसे मिस कर दिया है। लेकिन अब जब वांग जी से मिल गया है तो वांग जी को अब अकेला नहीं छोड़ेगा, वांग जी को वो जाने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, वांग जी का बेटा, भले ही वो बेटा विंग का नहीं है, वांग जी अगर उससे इतना प्यार करता है तो विंग उसको ढूंढने में मदद करेगा और वांग जी को वो ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो भी वांग जी के पीछे दौड़ना शुरू कर चुका था। और वहीं पूरी भी फैमिली जो कुछ भी जिसने भी ये सब कुछ देखा था वो लोग भी शौक में थे। और वहीं यांग सी जो पिलर्स के साथ नीचे बैठ चुकी थी, उसके गले में अभी भी बहुत बड़ा कट लगा हुआ था जिससे खून निकल रहा था। यांग सी को तुरंत हीलर्स ने अटेंड किया, नहीं तो वो अभी के अभी यहाँ पर मर जाती और वांग जी बिना किसी एफर्ट को यांग जी को मारने में कामयाब हो जाता। वहीं दूसरी तरफ चेंग ने शिचेन की तरफ देखा और कहा, शिचेन यहीं पर रहो, मैं शाओ जी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि विजान को हमें ढूंढना होगा और तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, अगर तुमने 2 दिन पहले वाली हरकत फिर से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर शिचेन ने नोट किया। उसने भी अपने बेबी को टाइटली होल्ड कर रखा था। और मैडम यू और जियांग फेंग मियान भी चेंग के पीछे चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विजान को पूरे गांव में ढूंढ चुका था, लेकिन विजान उसे कहीं नहीं मिल रहा था। और वांग जी वापस अपने घर में आ रहा था क्योंकि उसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वो वहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेगा जहाँ से ये सब कुछ हुआ था तो शायद विजान उसे मिल जाएगा। वांग जी अपने घर की तरफ ही आ रहा था, तभी उसे दिखा कि 2 लोग उसके घर के सामने खड़े हुए हैं। और वांग जी ने जब उन 2 लोगों को देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो तुरंत गया और उसने एक पर्सन को हक कर लिया जिसने ब्लैक रोब्स बांध रखे थे और उसके शोल्डर पर सिर रखकर वो रोने लगा। वो वांग जी जो इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, जिसने सबके आंखों में आंखें डालकर सबका सामना किया था, वो जैसे टूट रहा था। उसने उस पर्सन को हक करते हुए कहा, येंगा, मेरा विजान, ये विजान कहाँ है येंगा? मैं क्या करूँ? मैंने पूरे गांव में देख लिया, वो कहीं नहीं है। अगर वो लोग उसे कहाँ लेकर गए होंगे, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ये सुनकर शिनचेन जो कि येंग का अल्फा था, उसने वांग जी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, अजान चिंता मत करो, विजान वीक नहीं है, वो स्ट्रांग है, तुमने उसे स्ट्रांग बनाया है, चिंता मत करो। उसे सब पता है, उसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और हम उसे ढूंढ लेंगे। विजान को कुछ नहीं होगा, हमारा विजान स्ट्रांग है, चिंता मत करो।
ये सुनकर वांग जी ने शिनचैन की तरफ देखा। शिनचैन ने वांग जी के आंसुओं का पोंछा और अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जो कि और कोई नहीं बल्कि शुएंग था। शुएंग ने भी वांग जी के आंसुओं का पोंछा और कहा, वांग जी तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें विजान को ढूंढना होगा। तुम वहाँ गए थे, क्या हुआ? क्या वो वहाँ नहीं था? ये सुनकर वांग जी ने नाम अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यंगा, उसने कहा कि उसने उसे नहीं लिया है। और मैं भले उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन वो पर्सन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसने विजान को नहीं लिया और वो सही कह रहा है, वो विजान को जानता तक नहीं है, तो वो विजान को क्यों किडनैप करेगा? ये सुनकर येंग ने नोट किया। शिनचैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम जंगल की तरफ जाओ, मैं और येंग दूसरी तरफ ढूंढ रहे हैं। हमने ईबो को अभी भी घर में रखा है, उसे पता नहीं है कि विजान मिसिंग है। नहीं तो तुम जानते हो कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर सकता है, इसलिए हमने ईबो को नहीं बताया है। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और तुरंत उसके बाद वो लोग अपने रास्ते को अलग कर लेते हैं। शिनचैन और शुएंग दूसरी तरफ चले जाते हैं और वांग जी उस जंगल की तरफ जाने लगता है। वही इस सीन को विंग दूर से खड़ा देख रहा था। उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी, दांत पिसे हुए थे और उसके चारों तरफ से ब्लैक और एमिट हो रहा था। जो उसने देखा कि उसका ओमेगा किसी और की बाहों में है और यहाँ तक कि कोई अल्फा उसे टच कर रहा है। यही चीज़ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी, लेकिन उसने खुद कैसे भी खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि इस वक्त होश से काम लेने का काम है। अभी वो जोश में काम नहीं ले सकता। फिर उसने उस तरफ देखा जहाँ पर वांग जी गया था। उसने अपने उन सभी सोल्जर्स की तरफ देखा जो उसके साथ ही आ रहे थे। उसने सबको विजान को ढूंढने के लिए आदेश दे दिया और उन लोगों ने भी तुरंत विजान को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और वहीं वांग जंगल के अंदर बस जाए जा रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो विजान का नाम को पुकारे जा रहा था और अब तो उसका गला भी दर्द करने लगा था, लेकिन फिर भी वो विजान के नाम को पुकारे जा रहा था। वांग जी की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। वहीं विंग, जिसने ये सब देखा, वो तुरंत वांग जी के पास गया। उसने वांग जी के शोल्डर्स को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, लंजा रुको 1 मिनट और अपनी हालत देखो। तुम ऐसे खुद को बीमार कर लोगे, तुम ऐसे विजान को ढूंढोगे कैसे? ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले आ रहा था। उसने विंग को पुश करते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बैठ जाऊँ? अपने हाथों पे हाथ धरे बैठ रहा हूँ और मेरे विजान की मौत की खबर का इंतजार करता रहूँ? ये सुनकर विंग ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बात सुनो, हम तुम ऐसे ही नहीं कर। तुम पहले ये बोलकर उसने अपने एक शोल्जर की तरफ देखा और शोल्जर ने अपने पास से जैसे एक एनिशियंट टाइप की बोतल निकाली। विंग ने उस बोतल के कैप को ओपन किया और उस वांग जी के सामने जाते हुए कहा, तुम पहले पानी पियो। मुझे जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, ना ही पानी पिया होगा, और अभी लंच से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। पहले तुम पानी पियो और मैं ढूंढने में मदद करूँगा तुम्हारे विजान की। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर विंग की भी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने भी अब की बार उसने अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ करते हुए कहा, मैं जानता हूँ ओमेगा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मानो या ना मानो, और अगर तुमने अब की बार पानी नहीं पिया तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए वांग जी सबमिसिव हो गया। हालांकि वांग जी नहीं होना चाहता था, लेकिन वांग जी का ओमेगा, जो अपने अल्फा को 6 साल बाद देख रहा था, वो सबमिसिव हो गया और वांग जी जैसे चुप हो गया। उसने अपने सिर को झुका लिया, आंसू अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे। विंग वांग जी के पास आया। उसने उस बोतल से वांग जी को पानी पिलाना स्टार्ट किया और वांग जी पी रहा था। पानी पीने के बाद विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, लंजा मेरी तरफ देखो, हम इस वक्त जोश में काम नहीं ले सकते, इस वक्त हमें होश से काम लेना होगा। मैंने सोल्जर्स को भेजा है, चेंग और फादर और मदर भी ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, हम विजान को ढूंढ लेंगे। अगर उसके मदर स्ट्रॉन्ग है तो विजान, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा बेटा कितना स्ट्रॉन्ग होगा। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। और ये सुनकर वांग जी आंखों में जैसे और आंसू आ रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने जैसे विजान को ढूंढना स्टार्ट किया। वो लोग उस अपनी जिस जगह पर वो खड़े थे उस जगह से वो बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी वांग जी रुक गया। और वांग जी को रुका हुआ देखकर विंग भी कंफ्यूज हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी जैसे कुछ सुन रहा हो, और अगले ही पल उसके माउथ से बस एक ही चीज़ निकली, फ्लूट विजान। ये सो विजान। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, ये सॉन्ग विजान का है, ये फ्लूट विजान बजा रहा है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, फ्लूट विजान। ये सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, हाँ
ये सॉन्ग मैंने मेरे विजान को सिखाया था, ये वही है। ये बोलकर वो उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ पर ये इस सॉन्ग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और विंग भी उसका पीछा करने लगा। और अब वो लोग उस फॉरेस्ट से निकलकर ऊंची जगह पर एक पहाड़ी पर आ चुके थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। और जब वो उस गुफा के सामने आए तो वो फ्लूट की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई थी। और जब उन सोल्जर्स ने इस गुफा को देखा तो उन लोगों की रूह कांप गई। उन लोगों के साथ कुछ और दो चार कुछ एक्सपीरियंस गांव वाले भी थे, और ये देखकर उन लोगों की भी रूह कांप गई, क्योंकि ये वही गुफा है जहाँ पर वो मॉन्स्टर रहता है। पिछले 2 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया है। पर वांग जी अपने होश में नहीं था, इसीलिए वो उस वक्त उस जगह जाना चाहता था। वो उन पत्थरों को हटाना चाहता था, जो कि जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऐसे फिट किया गया हो जैसे उन्हें कोई वापस निकाल ना सके, उन्हें इस रास्ते को कोई खोल ना सके। वांग जी ने खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी पहले ही बहुत वीक हो चुका था, और अभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज़ नहीं कर रहा था। वांग जी बस विजान का नाम लेते हुए उस गुफा के अंदर जाना चाहता था। तभी विंग ने वांग जी को पकड़ा और कहा, लंजा रुको। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, रुकूं? अब मुझे जब पता है कि मेरा बेटा कहाँ है तो मैं रुकूं, उसकी मौत का इंतज़ार करूं? तुम्हें पता भी है यहाँ पर कौन रहता है? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कौन रहता है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रुको, मेरी बात सुनो। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये पत्थर लगे हुए हैं? ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी के उस कन्फ्यूज फेस को देखा और कहा, तुम इन पत्थरों को देख रहे हो? ये इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें हटाया नहीं गया है। जब से इन्हें लगाया गया है, इन्हें किसी ने नहीं हटाया, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं लगाया ही इस तरह से गया है कि इन्हें कोई हटा ना सके। तो तुम्हें लगता है कि कोई अगर विजान को इस गुफा के अंदर भी लेकर गया होगा तो वो इस रास्ते से लेकर गया होगा? ये सुनकर वांग जी ने भी उन पत्थरों की तरफ देखा, और वो पत्थर सच में ही ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें हटाया ही नहीं गया हो, और वो बहुत अच्छी तरह से पैक थे। और ये देखकर वांग जी को जैसे वो होप मिली थी वो खो रही थी, उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तो मैं क्या करूँ मेरे विजान? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, अगर इसके अंदर से विजान की फ्लूट की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब विजान अंदर है, और अगर विजान अंदर है तो किसी ने विजान को अंदर ले जाने के लिए कोई और रास्ता खोला होगा, और इस गुफा में दूसरा रास्ता ज़रूर होगा, तो पहले उसे ढूंढने दो। ये बोलकर उसने अपने सोल्जर्स की तरफ देखा जो उसके साथ थे, और सोल्जर्स ने जैसे बिना कुछ कहे अपने किंग की बात को समझ लिया हो, क्योंकि ये सभी ट्रस्टेड सोल्जर्स थे विंग और वांग जी के, और ये लोग वांग जी को जानते थे, इसीलिए बिना कुछ कहे ही वो लोग समझ गए, और उन्होंने चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अगले 10 मिनट में ही एक सोल्जर विंग के पास आया और उसने कहा, किंग, वहाँ पर एक रास्ता है, वहाँ पर भी पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन वो इतने टाइट नहीं लगे हुए हैं, और उसे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ टाइम पहले ही, या फिर कहें कि 1 या 2 दिन पहले ही खोला गया है। ये सुनकर विंग ने नोट किया, और ये सुनते ही तो वांग जी अब रुका ही नहीं, वो तुरंत उस रास्ते की तरफ जाने लगा। और विंग ने भी और वांग जी को नहीं रोका, क्योंकि वो देख सकता था कि वांग जी कितना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है। इसलिए अब वो दोनों ही वापस चले गए थे। वांग जी ने जैसे ही उन पत्थरों को देखा, उसने अपनी बीचिन को निकाला, और एक बीचिन के एक वार के साथ ही वो पत्थर चूर चूर होकर चारों तरफ गिर चुके थे। उन पत्थरों के गिरते ही वांग जी ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया, वो गुफा के अंदर जाने लगा। और जिससे वो लोग गुफा के अंदर गए, वो पूरी गुफा एक ब्लैक स्मोक से भरी हुई थी, और वो जो उन लोगों के साथ सोल्जर्स आए थे, उन लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की, क्योंकि जैसे ही गुफा का वो दरवाज़ा खुला, उस दरवाजे के बाहर एक ब्लैक स्मोक जाने लगा, और ये देखकर सभी लोग डर गए और सभी लोग वहीं पर खड़े हो गए। उनमें से एक सोल्जर वहाँ से भाग गया जैसे वो किसी को बुलाने जाना चाहता हो। वहीं दूसरी तरफ विंग वहाँ नहीं रुका, वो भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगा, और वांग जी अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा रहा था, और वो विजान का नाम ले रहा था। वो गुफा बहुत ज़्यादा डीप थी, इसलिए जैसे ही वांग जी विजान का नाम ले रहा था वो नाम गूंज रहा था। वांग जी उस ब्लैक स्मोक को देखकर और ज़्यादा डर रहा था। वो उसी तरह आगे बढ़ा जा रहा था, और थोड़ी दूर जाकर वो उस गुफा के बहुत ज़्यादा अंदर जाकर वो दोनों रुक गए, और वांग जी ने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया, और फिर उसकी नज़र गुफा के कॉर्नर पर गई, क्योंकि उसे वहाँ पर एक फिगर दिख रहा था, और उस फिगर को उस ब्लैक स्मोक ने जैसे कवर कर रखा था। और ये देखकर बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उस ब्लैक स्मोक ने उस पर्सन को हार्म पहुंचाने के लिए उसे ऐसे कवर कर रखा है, और जबकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस ब्लैक स्मोक उस फिगर को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। इस तरह से उसने उस फिगर को अपने अंदर ले रखा था, और वो जो फ्लूट थी वो भी उसी तरफ से आ रही थी। और वांग जी समझ गया था कि विजान था, इसलिए उसने एक बार फिर से विजान का नाम लिया। विजान
जो अभी तक इस फ्लूट को प्ले कर रहा था, उसे जैसे ही अपनी मदर की आवाज़ सुनाई दी वो रुक गया और उसने भी नज़रों को घुमाकर उस तरफ देखा जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। हालांकि उस पूरी गुफा में बस ब्लैक स्मोक हो चुका था, लेकिन वांग जी की बीची ने उस ब्लैक स्मोक में चमक रही थी, तो इसलिए विजान को पता चल गया कि ये वांग जी की था, क्योंकि एक सिर्फ उसकी मदर की ऐसी शोर हो सकती है जो चमकती है, ये उसने पहले भी देखा था। इसलिए तुरंत वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बिना सेकंड थॉट के वो बस वांगी की तरफ भाग गया। और वांगी ने भी जब पूरे दिन के बाद अपने बेटे को देखा, वो भी सही सलामत, तो वो खुद को रोक ही नहीं पाया, वो खुद भी विजान की तरफ दौड़ गया। और जब दोनों एक दूसरे के सामने थे तो वांग जी अपने घुटनों पर बैठ गया, उसने विजान को टाइटली हक कर लिया और विजान ने भी वियांग जी को टाइटली हक कर लिया। विजान की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू थे, वो हिक्कप्स ले रहा था। वांग जी ने विजान के पूरे फेस पर किस किया, उसके फोरहेड पर किस किया, उसके नोज़ पर, उसके चीक्स पर, उसके आइज़ पर, सब पर किस किया और बस एक ही बात बोले जा रहा था, तुम ठीक हो विजान, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बस यही बात वो बोले जा रहा था और विजान ने बस वांग जी की नेक में अपने फेस को छुपा लिया था। वो अपनी मदर के उस वार्मथ को फील कर रहा था जिसे वो कब से फील करना चाहता था। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया और जैसे अपनी उस दबी हुई आवाज़ में कहा, लंजा, मैं बहुत डर गया था मम्मा, मैं 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 तो मैं बहुत डर गया था। ये बोलकर वो रो रहा था, उसे बोला तक नहीं जा रहा था, उसके वो जो हिक्कप्स ले रहा था उस वजह से उसे बोला नहीं जा रहा था, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने वांग जी ने विजान को अपने सामने लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मम्मा यही है, शांत हो जाओ, डीप ब्रीथ लो विजान, ब्रीथ लो। ये बोलकर वो विजान को ब्रीथ लेने के लिए बोलने लगा, क्योंकि वो देख सकता था कि विजान को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। और विजान ने भी जब वांग जी की बात सुनी तो उसने भी ब्रीथ ली। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लैक स्मोक अभी भी फैला हुआ था और वीइंग भी ये सब देख रहा था, इसलिए उसने अपनी चेंजिंग निकाली और उसने अपनी चेंजिंग को प्ले करना स्टार्ट किया। जैसे उसने चेंजिंग को प्ले करना स्टार्ट किया, वो ब्लैक स्मोक जो अभी तक चारों तरफ फैला हुआ था वो वीइंग के उस चेंजिंग के अंदर जाने लगा। और ये देखकर वांग जी को तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा था, लेकिन विजान को जैसे फ़र्क पड़ रहा था। उसने वीइंग की तरफ देखा और जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, और वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, विजान बेबी, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर विजान ने वीइंग की तरफ इशारा किया और उसने कहा, मम्मा, इन्हें बोलो कि ये इस स्मोक को अपने अंदर ना ले, इसी की वजह से वो, ये बोलकर उसने एक और तरफ इशारा किया जहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस ब्लैक स्मोक ने उस फिगर को जकड़ रखा हो, उसे हिलने न दे रहा हो। वांग जी ने जब उसे देखा तो वो डर गया, क्योंकि ये वही मॉन्स्टर था जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे थे। और जब विंग अब उस ब्लैक स्मोक को अपनी चेंजिंग से क्लीन कर रहा था तो उस मॉन्स्टर को वांग जी देख सकता था, इसलिए उसने विजान को सिक्योरली अपने पास ले लिया। विजान ने भी उस मॉन्स्टर के तरफ ज़्यादा नहीं देखा, उसने भी अपनी मदर को वापस से हक कर लिया। और वांग जी देख सकता था उस मॉन्स्टर को, अब वो ब्लैक स्मोक उसके ऊपर से पूरी तरह हट चुका था। वो एक बहुत बड़ा सा और अगली सा स्नेक था, और वो सिर्फ स्नेक नहीं था, उसके बहुत लंबे लंबे दांत थे, यहाँ तक कि उसके बहुत बड़े बड़े पैर थे। और ये तो स्ट्रेंथ था कि किसी स्नेक के पैर हो सकते थे और बहुत ज़्यादा अगली लग रहा था। लेकिन वांग जी को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उससे जिस चीज़ से फर्क पड़ा था वो था उस स्नेक के माउथ पर ब्लड लगा हुआ था, उसके दांतों से ब्लड टपक रहा था। और ये देखकर वांग जी डर गया, वो विजान की तरफ घुमा, उसने विजान को ऊपर से नीचे तक चेक किया और कहा, विजान, तुम ठीक हो, तुम्हें चोट नहीं लगी, क्या उसने तुम पर हमला किया था। ये सुनकर विजान ने नाम में अपना सिर हिलाया। सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर उसके खून, ये खून कहाँ से आया, तुम ठीक हो विजान, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर विजान ने नाभे अपना सिर हिलाया और कहा, मम्मा, वो ब्लड मेरा नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर किसका है। इस पर विजान ने कहा, ये ब्लड उसका है जो मुझे यहाँ इस गुफा में लेकर आए थे। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज था, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ पूछ पाता, वो मॉन्स्टर अब जिससे जो ब्लैक स्मोक से आज़ाद हो चुका था वो उन पर हमला करने वाला था, लेकिन विंग वहीं पर खड़ा हुआ था। इसलिए उसने फिर से उस ब्लैक एनर्जी को अब की बार कुछ ऐसा किया कि वो ब्लैक एनर्जी सिर्फ उस मॉन्स्टर के ऊपर ही, उस मॉन्स्टर को ही कैद कर रही थी और वो उस गुफा में नहीं फैल रही थी। वहीं वांग जी ने विजान की तरफ देखा, विजान और अब विंग भी उन दोनों की बातें सुनने लगा था। विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा,
मम्मा जब सुबह मुझे वो 4 बेड अंकल यहाँ पर लेकर आए थे, मैं उनसे कह रहा था कि वो मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ नहीं रहना क्योंकि ये गुफ़ा बहुत ज़्यादा अंधेरी थी। वो आपको पता है मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता था। मैं उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, मैं लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत बड़े थे मम्मा, मैं उनसे नहीं लड़ पाया। और तभी यहाँ पर एक लेडी आई। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज़ हो गया। उसने विजन की तरफ देखा और कहा, लेडी आई? ये सुनकर विज़ान ने नोट किया और उसने अपने सिर को झुका लिया और वो जैसे अपनी उंगलियों से खेलने लगा। ये देखकर वांग जी को पता चल रहा था कि विज़ान कुछ छुपाना चाहता है, इसलिए उसने विज़ान के चिन के नीचे अपने हाथ को रखा और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विज़ान तुम्हें पता है कि तुम मम्मा से कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर विज़ान ने डरते हुए नोट किया और कहा, हाँ मम्मा, वो एक लेडी थी, उसने उसने वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा कि विज़ान ने जब ये कहा तो वांग जी ने विज़ान की तरफ देखा और उसकी आईब्रो रेज हुई। उसने कहा, उसने क्या? ये सुनकर विज़ान ने कहा, उसने कहा कि मैं किंग और उसके बीच आ रहा हूँ और वो मुझे मारना चाहती है। मम्मा उसने जब मैंने उससे कहा कि वो मुझे छोड़ दे, मुझे तो पता भी नहीं है कि किंग कौन है, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं है। और जब मैं उनसे कहने लगा छोड़ने के लिए तो उन्होंने मुझे स्लैप किया और उससे मैं नीचे गिर गया। मैंने उससे कहा कि वो मुझे छोड़ दे, मैं किंग को जानता तक नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ ने और मैंने मिलकर किंग को उससे छीन लिया है और वो ऐसा नहीं होने देगी। एक बार जब वो मुझे यहाँ पर छोड़ जाएगी तो बाहर जाकर आपको भी मार देगी। ये सुनकर तो वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये कौन था, इसीलिए उसने घूर कर विंग की तरफ देखा और कहीं ना कहीं विंग भी समझ चुका था कि ये करना कौन चाहता था। वही विज़ान ने ये बोलकर वांग जी को टाइटली कर लिया और मैं बहुत डर गया था मदर, मम्मा मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि मैं आपको फिर से कभी नहीं देख पाऊँगा। ये बोलकर वो रोने लगा और वांग जी ने भी विज़ान को हक कर लिया और कहा, बेबी ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मदर तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। पर विज़ान अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वांग जी ने विज़ान को खुद से थोड़ा सा अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछा और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, बेबी मेरी तरफ देखो, मम्मा की तरफ देखो। ये सुनकर विज़ान ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विज़ान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है एक बार मैंने तुम्हें एक एविल फेरी और एक प्रिंस की कहानी सुनाई थी? ये सुनकर विज़ान ने नोट किया और उसने कहा, हाँ उसमें वो एविल फेरी प्रिंस को मारना चाहती थी। यह सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, और उसे क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि उस एविल फेरी को गलतफहमी हो गई थी कि उस प्रिंस को वो किंग चाहिए था, है ना? ये सुनकर विज़ान ने नोट किया। उसके बाद वांग जी ने विज़ान के हाथों को पकड़ा और कहा, पर बेबी वो औरत भी बिल्कुल ऐसी ही थी, वो बिल्कुल उस एविल फेरी की तरह थी और तुम तो मेरे प्रिंस हो ना, इसलिए वो एविल फेरी डर गई। उसे लगा कि किंग अगर तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और उस एविल फेरी को उस महल से निकाल देगा, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है और उस औरत को सिर्फ गलतफहमी हुई होगी और तुम अब उसे ऐसे तुम याद मत करो, क्योंकि तुम्हारी मम्मा यहाँ है ना, और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये ब्लैक फॉग, तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल किया? ये सुनकर विज़ा ने इनोसेंटली लंजा की तरफ देखा और कहा, मदर जब वो लेडी यहाँ से जा रही थी तो वो तीनों लोग भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो लेडी यहाँ से बाहर गई उसने उन तीनों लोगों को वापस से इस गुफ़ा के अंदर फेंक दिया और तुरंत इस गुफ़ा के गेट को बंद करवा दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं एक कोने में छुप गया और उसके बाद वो मॉन्स्टर जाग गया और उसने उन तीनों को मार दिया। वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर ने किसी को नहीं छोड़ा। मैं और कोने में छुपा हुआ था, इसलिए उसने मुझे नहीं देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मुझे लगा कि वो मेरे पास आ रहा है तो मैंने फ्लूट बजाना स्टार्ट कर दिया। मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा कि अगर मैं फ्लूट बजाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप मुझे ढूंढ लोगे, क्योंकि विज़ान को पता था कि विज़ान की मम्मा उसे ढूंढने ज़रूर आएगी। इसलिए मैं फ्लूट बजा रहा था और वो प्ले कर रहा था जो आपने मुझे सिखाया था। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, आपने मुझे मना किया था कि मुझे इस ब्लैक फ्लूट की तरफ से प्ले नहीं करना है, लेकिन मैं जल्दबाजी में भूल गया और मैंने इस ब्लैक फ्लूट की तरफ से ही प्ले कर दिया।
ये सुनकर वांग जी विजान की तरफ देख रहा था। भले ही विजान से गलती हुई हो, लेकिन विजान ने गलती में एक बहुत अच्छा काम किया था कि उसने उस ब्लैक फ्रूट की तरफ से बजा दिया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि विजान की जो फ्रूट थी वो यूनिक थी। उसकी आधी साइड तो थी प्योर जेड की बनी हुई और आधी साइड थी तो वो वुड की, लेकिन वो पावरफुल थी और विजान ने गलती से ही सही पर एक अच्छा काम कर दिया था और वांग ने बस उसे हक कर लिया और उसने कहा, चिंता मत करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मम्मा तुम्हें नहीं ढूंढ पाती। मेरा विजान सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे पता था कि उसे अपनी मम्मा को कैसे सब कुछ बताना है। ये सुनकर विजान जो थोड़ी देर पहले डरा हुआ था उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ वांग ने उस मॉन्स्टर की तरफ देखा जो हिल रहा था। वांग जी ने विजान को अपने पीछे लिया और वो खड़ा हो गया और उस मॉन्स्टर के सामने गया। उसकी आंखों में जैसे फिर से वही गुस्सा उतर गया था जो सुबह था। उसने अपने बीचिन को सील किया और उसे अपने पास रख लिया और अगले ही पल उसने अपने जिदर को निकाला और उस जिदर से उसने एक प्ले की धुन और उसके बाद उस जिदर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया। जिदर से 7 स्ट्रिंग्स निकली और उस 7 स्ट्रिंग्स ने उस मॉन्स्टर को केज कर लिया और वो जैसे उस प्योर एनर्जी में बाइंड हो गया हो। और वांग जी यही नहीं रुका, उसने अपनी बीचिन निकाली, वो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले किसी ने उसका हाथ को पकड़ लिया और ये देखकर वांग जी ने उस पर्सन की तरफ देखा जिसने उसके हाथ को पकड़ा, तो वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा तुम ये नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम ये नहीं कर सकते क्या, तुमने देखा नहीं कि इस मॉन्स्टर को ब्लैक एनर्जी से फ़र्क पड़ता है। ये मॉन्स्टर पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी से भरा हुआ है और अगर तुम इस पर हमला करोगे तो इसका डबल पावर से अटैक तुम पर होगा और इससे तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हें खतरा हो सकता है तुम्हारी लाइफ को, इसलिए तुम ये नहीं करोगे, ये मुझे करने दो और तुम इतना तो मुझ पर भरोसा करते हो कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने वेंग की तरफ देखा और कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और उस गांव को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जिससे मैं पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, जिसने मुझे इतना प्यार दिया है। तो इस गांव के लिए मैं इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता और वैसे भी कुछ नहीं होने वाला मुझे। ये बोलकर वो हमला करने वाला था, लेकिन वेंग ने फिर से उसके हाथ को पकड़ा और कहा, लंजा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जान खतरे में डालोगे। और यहाँ सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पर विजान भी है, क्या तुम उसकी जान भी खतरे में डालना चाहती हो। ये सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और फिर उसने अपने इरादे को बदल दिया। वो विजान के पास चला गया और उसने विजान को टाइटली हक कर लिया। वही विंग जो ये सब विंग ने जब देखा कि वांग जी वहाँ से चला गया है तो उसने फिर से अपनी चेंजिंग निकाली और उसे प्ले करना स्टार्ट किया। और पहले ही वो मॉन्स्टर जो वांग जी के उस प्योर 7 स्ट्रिंग से बंधा हुआ था और वो बहुत बुरी तरीके से बाइंड था कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगा था, क्योंकि वो वो स्ट्रिंग्स थी वो उसे पल पल भी अपने अंदर भींच रही थी, तो उसको पेन हो रहा था और वो चिल्ला रहा था। उसका वो ग्रोल पूरी गुफा में गूंज रहा था और सिर्फ गुफा में नहीं बल्कि बाहर भी गूंज रहा था। उस ग्रोल को सुनकर गांव वाले भी गुफा के बाहर इकट्ठा हो गए थे। विंग ने अपनी फ्लूट प्ले करना स्टार्ट की। लगभग 15 मिनट तक अपनी फ्लूट को प्ले करने के बाद बहुत सारी स्पिरिट्स वांग उस मॉन्स्टर के चारों तरफ उड़ने लगी और उस पर हमला करने लगी। और 15 मिनट तक फ्लूट प्ले करने के बाद विंग ने अपनी फ्लूट को अपनी वेस्ट में रखा और तुरंत अपनी सुई बयान को अनशील किया और अगले ही पल उसने उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जैसा कि विंग ने कहा था, वो मॉन्स्टर जैसे पूरा ही ब्लैक एनर्जी से भरा हुआ था। उस ब्लैक एनर्जी से जैसे ही विंग ने उस मॉन्स्टर को मारा, एक ब्लैक एनर्जी का बहुत ज़्यादा जैसे हमला हुआ हो। और वांग ने जब ये देखा कि हमला हो रहा है तो उसने वो विजान के सामने जैसे प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह खड़ा हो गया और वो हमला वांग जी पर हुआ, लेकिन विंग पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ब्लैक स्मोक एक बार जैसे वांग जी पर हमला हुआ, वांग जी जो खड़ा हुआ था उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका विजन ब्लरी होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ना तो विजान को कुछ हुआ और ना ही विंग को इससे कोई फर्क पड़ा। और धीरे धीरे वो ब्लैक एनर्जी अब गुफा से बाहर जा रही थी और आसमान में जाकर लीन हो रही थी। वही विजान ने जब देखा कि उसकी मदर गिरने वाली है, क्योंकि वो वांग जी की गोद में ही था, तो उसे वो देख सकता था कि वांग जी की आंखें बंद हो रही है। वांग जी बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत चिल्लाया, मम्मा
और विजान की इतनी तेज आवाज़ सुनकर वींग ने भी उस तरफ देखा तो उसने देखा कि वांग जी नीचे गिरने ही वाला है और उसकी गोद में विजान और है। इसलिए वो तुरंत वांग जी के पास गया और इससे पहले कि वांग जी नीचे गिर पाता उसने वांग जी को अपनी गोद में ले लिया और वांग जी बेहोश होकर वींग की गोद में गिर गया। वहीं दूसरी तरफ विजान जो ये सब देख रहा था वो वांग जी की गोद में था, इसीलिए वांग जी जब गिरा तो वो वांग जी के स्टमक पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि वांग जी आखिर नहीं खो रहा है तो उसे इतना डर अपनी नींद नहीं लगा था जितना अब उसे अब लग रहा था। वो धीरे धीरे वांग जी के थोड़ा सा और ऊपर गया। उसने अपने उन नन्हे हाथों से वांग जी के उस फेस को अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, लंजा, तो क्या हुआ है आपको? प्लीज़ उठो ना। आप आपको क्या हुआ है? लंजा, प्लीज़ उठ जाओ। अब से मैं कोई कोई गलती नहीं करूँगा। मम्मा, अब मैं आपको लंजा भी नहीं बुलाऊँगा, मैं आपको मम्मा ही बुलाऊँगा। प्लीज़ मम्मा उठो, आपको क्या हो गया है? ये बोलकर विजान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वांग जी को आज दिन तक ऐसा नहीं देखा। वांग जी हमेशा उसके पास होता था, भले ही कुछ भी हो जाए। वांग जी हमेशा विजान के पास होता था। उसने विजान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। और अब जब विजान वांग जी को ऐसे देख रहा था तो वो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने वींग की तरफ देखा। वींग की आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन कंसर्न था। उसने वांग जी की तरफ देखा लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि आखिर वांग जी बेहोश क्यों हुआ। लेकिन उसे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, वो थी कि विजान बेहोश क्यों नहीं हुआ। वो बेहोश नहीं हुआ क्योंकि वो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है। उसके पास 2 कोर हैं। वो प्योर एनर्जी भी कल्टीवेट कर सकता है तो वो ब्लैक एनर्जी भी कल्टीवेट कर सकता है। और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जो उसे मात दे सके ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करने में। वो हर स्पिरिट को कंट्रोल करना जानता है, वो हर ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करना जानता है। लेकिन विजान बेहोश क्यों नहीं हुआ या फिर उसे कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? और अब जब विजान उन दोनों के इतने पास बैठा हुआ था तो विंग विजान के फेशियल फीचर्स को देख रहा था। विजान की आंखें बिल्कुल वांग जी की तरह थी लेकिन विजान की नोज़ बिल्कुल विंग की तरह थी। विजान के लिप्स बिल्कुल वांग जी की तरह थे, थिन, एंड उसके लिप्स के नीचे मोल था, डिट्टो जैसे विंग के लिप्स के नीचे मोल था। विजान बिल्कुल ही वांग जी और विंग की कॉपी लग रहा था और ये देखकर विंग की पूरी बॉडी से शिवर कर रही थी और वो विजान की तरफ देख रहा था। उसे कंफर्म हो गया था कि विजान उसका बेटा है, क्योंकि अगर विजान उसका बेटा ना होता तो वो इस ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ आने से पहले ही वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। भले ही विजान को पता नहीं था लेकिन विजान उस ब्लैक एनर्जी से उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब या तो विजान ने उस ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा हो। लेकिन इतनी कम उम्र में विजान इतना ज़्यादा मास्टर नहीं हो सकता कि वो ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल कर सके। इसका मतलब ये लंजा का बेटा है और ये उसका बेटा है। विजान के पास भी बिल्कुल विंग की तरह 2 कोर हैं। विंग ने उस कोर को कल्टीवेट किया था लेकिन विजान जो कि विंग का ही बेटा है उसके अंदर वो कोर पैदा होने के साथ ही थी। और यह देखकर विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब विंग और वांग जी इस गुफा के अंदर आए थे तो कुछ सोल्जर्स भागकर वी फैमिली को बुलाने गए थे और वी फैमिली अब आ चुकी थी। वी फेंग म्यान, मैडम यू और जियांग चेंग गुफा के अंदर आ चुके थे। उसके साथ ही बहुत सारे गाँव वाले भी आ चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ वो बादल, वो ब्लैक स्मोक जो उस गुफा से निकल कर गया था वो धीरे धीरे ऊपर जाकर अब आसमान में समा रहा था और धीरे धीरे वो ब्लैक स्मोक ब्लैक बादल बना रहा था और धीरे धीरे वो ब्लैक बादल पूरे आसमान में फैल गए और अगले ही पल कड़कती हुई बिजली के साथ वहाँ पर बारिश होने लगी। और ये मिरेकल था। गांव वाले ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन लोगों के फेस पर जो खुशी थी उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन वी फैमिली गाँव वालों जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई गाँव वाले सभी बाहर जा चुके थे और सभी बस उस बारिश को एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंदर वी फैमिली थी। मैडम यू विंग के पास आए। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, क्या हुआ लंजा को? ये ऐसे क्या हुआ, क्या है इसको? ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, चिंता मत करो, वो ठीक है, वो बस बेहोश हुआ है, उसे होश आ जाएगा। यह सुनकर मेरमियो ने चैन की सांस ली। फिर उसने विजान की तरफ देखा और अगर कोई वी फैमिली से है या फिर वी फैमिली से नहीं है और जिसे ये पता है कि विंग और वांग की शादी
हुई हुई थी। अगर वो विजान को देखेगा तो वो आंखें बंद कर ये कह सकता है कि विजान विंग और वांग जी का बेटा है, क्योंकि विजान का फेस डिट्टो विंग और वांग जी की तरह है। और मैडम ये भी पहचान गई थी कि विजान विंग का ही बेटा है, इसलिए उसने विंग की तरफ देखा, जो कि विजान की तरफ देख रहा था। विंग ने विजान की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, और विजान जब अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि किसी ने उसकी तरफ हाथों को बढ़ाया, तो उसने विंग की तरफ देखा और विंग ने विजान को अपनी गोद में ले लिया। वही दूसरी तरफ वांग जी के हेड को अब मैडम ने अपनी गोद में रख लिया था। विंग ने विजान को अपनी गोद में ले लिया। विजान ने विंग की तरफ देखा और कहा, अंकल, मेरी माँ को क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों हो गई है? ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। विंग ने विजान के पूरे फेस को देखा। उसने विजान के उस फेस को जैसे हल्के से टच किया। उसे डर हो कि अगर वो विजान को हल्का सा भी, थोड़ा सा भी तेज टच करेगा तो विजान को चोट लग जाएगी। उसने धीरे से विजान के फेस को टच किया और उसकी तरफ देखा और कहा, विजान। ये सुनकर विजान ने विंग की तरफ देखा और अगले ही पल विंग ने विजान को टाइटली हक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विजान, जिसे किसी का टच पसंद नहीं है, जब से विजान पैदा हुआ है तब से उसे अपनी मदर के अलावा किसी का टच पसंद नहीं, यहाँ तक कि शिनचैन शुयेंग का भी पसंद नहीं है। ईबो उसे टच करता है, उससे ईबो के टच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विजान को किसी भी बच्चा या कोई भी बड़ा टच कर लेता है तो उसे बिल्कुल ये पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। लेकिन जब विंग उसे टच कर रहा है तो उसे कुछ भी ये फील नहीं हो रहा कि उसे विंग को पुश करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक वार्मथ फील हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ प्रोटेक्टेड है, जैसा उसे वांग जी की बाहों में फील होता है कि अब जब वो वांग जी की बाहों में है तो उसे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। वैसे उसे विंग की बाहों में फील हो रहा था और विंग की आंखों से बस लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसने अपने इस प्रेशियस जेम को इतने सालों तक अपने से दूर रखा। उसने अपने एक ऐसे हस्बैंड को इतने दूर रखा जो इतने सालों बाद भी उसके साथ लॉयल हैं। वो सच में इन दोनों को डिजर्व नहीं करता। यह बोलकर उसने टाइटली विजान को हक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ फेंग मियान और चेंग सभी लोग इस चीज़ को देख रहे थे। फेंग मियान ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, हमें वांग जी को हीलर्स के पास ले जाना होगा। यह सुनकर विंग ने अपने फादर की तरफ देखा और फिर नोट किया। उसने विजान की तरफ देखा और कहा, बेबी, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, वो बस थक गई है। तुम्हें पता है वो सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी, इसलिए वो बस थक गई है, तो चिंता मत करो, मम्मा ठीक हो जाएगी। यह सुनकर विजान ने विंग की तरफ देखा और उसने अपनी पिंकी फिंगर आगे करते हुए कहा, प्रॉमिस, मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी। अंकल, प्लीज़ मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई फादर भी नहीं है। प्लीज़ मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए। अगर मम्मा को कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। मेरी इस दुनिया में मेरी मम्मा के अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ अंकल, मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए। ये बोलकर विजान की आंखों में आंसू आने लगे और विंग ने जब ये सुना कि उसका कोई फादर नहीं है तो उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके दिल को जैसे चीर रहा, उसके दिल पर कोई चाकू से वार कर रहा हो। विजान को कौन बताए कि उसका फादर, जो कि इतना बदनसीब है कि वो अपने बेटे को ये तक नहीं बता सकता कि वो उसका फादर है। यही सोचकर वो उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ फेंग मियान विजान के पास आए। उन्होंने विजान की तरफ देखते हुए कहा, बेबी, क्या तुम मेरे पास आना चाहोगे? ये सुनकर विजान ने नामे अपना सिर हिलाया और फिर से उसने विंग को कर लिया। और ये देखकर फेंग मियान को अभी चकल करने का मन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने विजान की तरफ देखा और कहा, बेबी, मम्मा को ट्रीट करवाना है ना, तो अंकल मम्मा को उठाएंगे तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। अंकल तुम दोनों को कैसे उठाएंगे? ये सुनकर विजान ने फेंग मियान की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ, और विंग ने यह देखकर नोट किया कि विजान उसकी परमिशन मांग रहा हो, जैसे वो उससे पूछ रहा हो कि क्या उसे जाना चाहिए। और ये देखकर विंग ने बस नोट कर दिया। उसके बाद विजान ने हेजिटेटली ही सही, पर वो फेंग मियान की बाहों में चला गया और फेंग मियान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वहीं दूसरी तरफ विंग ने वांग जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी उस छोटी सी फैमिली के साथ वो उस गुफा से बाहर निकल गया। आज उन्होंने सिर्फ एक काम नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ विजान को नहीं बताया था, बल्कि इस गांव को उस श्राप से मुक्त कर दिया था जिससे ये गांव पता नहीं कितने ही सालों से जूझ रहा था। आज उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। उसके बाद आज से उन लोगों को ना तो अपनों की बलि देने की कोई ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उन्हें
बारिश का या फिर अकाल का सामना करना पड़ेगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए वो लोग जैसे ही गुफा से बाहर गए सबके लिए कैरेज तैयार करवाए गए थे। इसलिए फेंग म्यान ने विजान को उस बारिश से बचाते हुए कैरेज में बैठा दिया और विंग ने वांग जी को बारिश से बचाते हुए उस कैरेज में बैठा दिया। वहीं दूसरी तरफ उस घर में जहाँ पर वी फैमिली ठहरी हुई थी, वहाँ पर एक पर्सन खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था और वो और कोई नहीं बल्कि यांगजी थी। यांगजी जिसके नेक पर वांग जी ने सुबह ही निशान बनाए थे, उससे उस हिलर्स ने उसको ट्रीट कर दिया था, लेकिन उसकी नेक पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। वो बाहर उस बारिश को देख रही थी और ये देखकर उसके फेस पर एक स्मित उसने उस बारिश की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली उस विजान से मुझे छुटकारा मिल गया। ये बारिश हो रही है, इसका मतलब उस मॉन्स्टर को अपना फूड मिल गया। उस मॉन्स्टर को अपना फूड मिल गया मतलब वो फूड विजान था। तो विजान, गुड बाय बेबी। अगर तुम कहीं से मुझे देख रहे हो तो मैं तुमसे बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम मेरी लाइफ से चली गए। और अब चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हें बिल्कुल अकेले नहीं रहने दूंगी। जल्द ही तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर विभूषण सिर्फ मेरा होगा। तुम वांग जी, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें बहुत आसानी से मौत देने वाली थी, लेकिन सुबह तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, अब तुम्हारी मौत सब कुछ होगी लेकिन आसान नहीं होगी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम्हें जान की भीख मांगने के लिए मैं मजबूर कर दूंगी और ना ही तुम्हें कोई विभूषण बचा पाएगा और ना ही तुम्हें ये तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली बचा पाएगी। और ये यांग जी का तुमसे वादा है, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमने क्या किया कि मैंने तुम्हारा झूठा स्वीकार किया है। मैं कॉन्केबान बनकर विंग की लाइफ में आई थी। ऐसा नहीं होगा, भले ही मैं कॉन्केबान बनकर विंग की लाइफ में आई थी, लेकिन मैं उम्र भर कॉन्केबान बनकर नहीं रहूँगी। मैं मेन क्वीन बनकर रहूँगी। सभी लोग मुझे मेन क्वीन मानते हैं और जल्द ही एक बार जब तुम मेरी और विभूषण की लाइफ से चले जाओगे तो विभूषण भी मुझे अपनी क्वीन मानेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और आज का इंसिडेंट जो कुछ भी हुआ उसे कौन बताएगा कि उस विजान को मैंने उस गुफा में डाला था, क्योंकि सभी डालने वालों को तो मैंने जिंदा ही नहीं छोड़ा। उन 4 लोगों को, उस आदमी को बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था मेरे से, तो वो मेरे पास फिर से आया था। उसे अमाउंट चाहिए था और वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो मेरा नाम किंग के सामने ले देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं कौन थी। तो अब उसे पता चल गया कि मैं कौन थी। बेचारा अब वो भी स्वर्ग नर्क में रेस्ट कर रहा होगा। एक ऐसा पर्सन जो किसी बच्चे को मारने के लिए तैयार हो सकता है, वो स्वर्ग में कैसे जा सकता है? तो वो नर्क में रेस्ट कर रहा होगा और उसके वो साथी भी। और विजान, तुम्हें तो स्वर्ग ही मिला होगा, क्योंकि तुम तो बहुत प्यारे थे। तुमने तो मुझसे माफ़ी भी मांगी और तुम वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें वहाँ से कैसे बाहर निकाल सकता था? अगर तुम वहाँ से बाहर निकल जाते तो मैं उस महल से बाहर निकल जाती, और मैं इससे तो नहीं चाहती थी। तुम तो वी फैमिली के हायर थे, क्योंकि तुम्हारे फेस को देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम उस विभूषण और लेन वांग जी के बेटे हो। तुम्हारे फेस को कोई भी देखकर बता दे अगर कोई तुम्हें जानता होगा तो। लेकिन अगर जब मुझे ये पता चल गया था कि तुम हायर हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ज़िंदा बचने देती? बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी उस क्रूर डेथ के लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है और मुझे मज़ा आ रहा है। मैं बस तुम्हें वहाँ पर मरता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी लाइफ का रिस्क थोड़ी ना ले सकती थी, इसलिए मैं वापस आ गई। लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम फाइनली मर चुके हो और सुबह जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर लेन वांग जी को पता चला कि तुम मर गए तो मुझे नहीं पता कि वो विभूषण के साथ क्या करेगी। और मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि लेन वांग जी विभूषण से कितनी नफरत करता है। जैसा कि उसने कहा कि वो इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो किंग पर आकर हमला करेगा तो क्या किंग के लोग उसे हमला करने देंगे? और किंग क्या खुद के हाथों से, क्या उसके हाथों से मरना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। भले ये कितना ही कहता हो कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन किसी के हाथों से कोई मरना पसंद नहीं करेगा। तो तुम दोनों के बीच में मैंने नफरत का बीज तो बो दिया है, लेकिन उस बीज को पौधे बनने के टाइम है। तुम्हारी लाइफ को मैं इतनी मिजरेबल बना दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था लेन वांग जी। तो हे एवरीवन,
आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, मेरी ये बकवास कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं बस देखते रहती हूँ कि किसका क्या कमेंट आया है। तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड आपको क्या लगता है जब यांगजी वांगजी और विजान को देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? और आपको क्या लगता है कि विंग वांगजी और विजान को इस यांगजी को क्या सजा देनी चाहिए थी उनकी फैमिली के बीच में ये सब कुछ करवाने के लिए? और कल का पार्ट में हमें पता चलेगा कि आखिर वांगजी 6 साल से इन दोनों से दूर क्यों हैं। और वही आज का भी टारगेट है 150। अगर 150 हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आएगा।